नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्य तद्भूनारी व्याप्त लोकोत्रम त्विषा। अर्थात आज नारी शक्ति समाज के हर क्षेत्र में अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के बहुत ही सजग है और इस उज्जवल भविष्य की प्रकाष्ठा के लिए सदैव तत्पर है। नारी शक्ति का ही स्वरूप सुश्री यशिका कंवर जी आज हमारे कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ आमंत्रित हैं। यशिका कंवर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यशिका कंवर जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से योगा में स्नातकोत्तर हैं और षटकर्म से किस प्रकार स्वास्थ्य रक्षण किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम इनसे संवाद स्थापित करेंगे। योग में कहा जाता है कि योग की विभिन्न विधाओं में हठ योग को प्रमुख माना गया है और हठ योग के 3 ग्रंथ माने गए हैं: हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता। हठ योग संहिता में विशेष रूप से षटकर्म का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि धौतिर वास्ति नेति नौलिका त्राटकम तथा कपाल भारती इतेन षटकर्मणा समाचरित। इन नीतियों का उसमें वर्णन किया गया है। यशिका जी, जैसा कि हमने हठ योग की बात करी और उसमें षटकर्म का प्रमुखता से उल्लेख है, षटकर्म से क्या अभिप्राय है? देखिए, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, षटकर्म, जिसमें अर्थात 6 कर्म किए जाते हैं जो हमारे शरीर की अंतःशुद्धि करते हैं। जिस प्रकार आसन हमारे शरीर को बाह्य से एकदम से संतुलित बनाते हैं, उसी प्रकार से जो षटकर्म है हमारे शरीर की अंतःशुद्धि करते हैं, जिसमें 6 क्रम है: नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। यशिका, जैसा कि आपने 6 नीतियों के बारे में कहा और षटकर्म का घेरंड संहिता में इसका संपूर्ण रूप में वर्णन किया गया है, इन नीतियों को आप यहाँ से प्रदर्शित करके बताएगी, डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगी, लेकिन क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम की समाधि है वो एक सीमित होती है और षटकर्म क्रियाओं को करना असंभव है, तो जो इसमें प्रमुख नीति है उसके बारे में आप हम चाहेंगे कि प्रदर्शित करके बताएंगी। लेकिन उससे पहले मैं संक्षिप्त में आपने 6 नीतियों के बारे में बताया, इसका हमारे अंतर शरीर से कहाँ कहाँ पर आपस में जुड़ाव है, कनेक्टिविटी है, इस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। जी, जैसे आपने 6 क्रम के बारे में यहाँ सुना: नेति, धौती, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, नौली। देखिए, शरीर की जो हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे पेट की सफाई तक ये क्रियाएं करती है। सबसे पहले जैसे हम नेति की बात यदि हम करें तो ये कंधे से ऊपर के जितने भी रोग हैं, यहाँ तक कि आज की जो प्रमुख साइनस की बीमारी है उसको ये बिल्कुल ठीक करता है। नेति, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन करना चाहिए साइनस में, परंतु यदि आप नेति का सहारा लेंगे तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें धौती की, तो धौती जो है हमारे पित्त और कफ शरीर में बढ़ जाता है, ये उसको बैलेंस करता है। बस्ती भी यही कार्य करती है और नौली जो है हमारे एब्डोमिनल रीजन जो है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी इंप्रूव करता है। त्राटक जिसे हम कहते हैं, जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल सुना है कि वो जब अपने समय में थे तो वो एक अंधेरे कमरे में एक दिए की रोशनी पे उसको एकदम से फोकस करते थे। वो त्राटक, हम बिंदु त्राटक जिसे हम कहते हैं या फिर ज्योति त्राटक, उसे हम ज्योति त्राटक, ये हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। और जैसे हम कपालभाति की बात करते हैं तो कपालभाति भी शोधन क्रिया है। जैसे कपालभाति नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये कपाल का शोधन करती है। जी यशिका, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में 3 जो मुख्य, जिसे हम कहते हैं ना कि एक तरह से बीमारियां हम इसे कह सकते हैं, वात, कफ और पित्त की आपने बात कही और योग में उसका वर्णन है कि वाततम पित्ततम कफश्च येन त्रिदोषा समाहस्ता विकृता विकृता देहम घनंती ते वर्तन्ति वा। कि इन सब का जो हमारा शरीर से निराकरण है ये बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम, जैसा कि आपने कहा कि षटकर्म की नीतियों में जो नेति है और आज आप उसको प्रदर्शित करके बताएंगी, तो मैं चाहूँगा कि हम अब समय को ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस पर त्वरित जो है आप इस क्रिया को प्रारंभ करें। तो आप इस क्रियाओं के लिए जो भी आपको आवश्यक सामग्री है उसको आप लेने का
प्रयास करें। देखिए, कहा गया है कि योगा इज द रिकोर्स ऑफ पैसिफिक ऑफ माइंड। हमारा जो ये मन है, हमारा जो ये शरीर है, हमारी जो ये आत्मा है, इसको आपस में संतुलित एवं इसमें सामंजस्य बनाने का विधान योगा के बारे में कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता मुक्तस्य चेष्टस युक्ता स्वप्राबोधनस्य योगा भवति दुःख। योग जो है वो हमारे सभी दुखों को दूर करता है, लेकिन आवश्यकता है अपने मन को, अपने शरीर को, अपने अंतर आत्मा को एकाग्रचित करने की। अब जैसा कि हम षटकर्म के विषय में बात कर रहे हैं और षटकर्म नीतियों के बारे में बताने के लिए आज यशिका जी हमारे कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ आमंत्रित हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि जो ये नीति जिसके बारे में बता रहे हैं, इसके दो विधाएं होती हैं, एक जल नीति, एक सूत्र नीति। और इससे हमारा जो अंतःकरण है, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर से जो शरीर का ऊपरी भाग है, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे हमारा नाक, कान और गला, ENT ईयर, नोज एंड टंग, इस विधा को जो है इसके माध्यम से हम शुद्धिकरण कर सकते हैं और साइनस जैसी दिक्कतों से जो है दूर हम निजात पा सकते हैं। तो अब हम चाहेंगे यशिका कि आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए जी। तो दर्शकों, आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि जिस क्रिया को यहाँ पर यशिका कर रही है उसको ध्यानपूर्वक आपने और बड़े ही निर्विषय मन से उसको देखना है और उसके ही अनुरूप आपने इस क्रिया को करना है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जल नीति करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे हम नीति पॉट कहते हैं। इसमें मैंने गुनगुना पानी लिया है, ना ही ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, जिसमें आप नमक डाल दें। 1 चम्मच नमक काफ़ी है। और उसके पश्चात आपने अपने स्वर चलते हैं हमारी नासिका में, एक सूर्य स्वर है, एक चंद्र स्वर। आपने उसको भली भांति जांचना है। जो स्वर आपको लगे कि सबसे अधिक अभी चल रहा है, आपने वहीं से अपनी इस क्रिया को प्रारंभ करना है। इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं, काकासन में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये यशिका ये यहाँ पे नीति हमें करके बता रही है, जिसके बारे में इन्होंने प्रारंभ में बताया, ये एक अपने शरीर को बड़े आसनों और प्राणायाम के लिए तैयार करने की एक विधि है। ये आसनों से पहले करने वाली क्रिया है, लेकिन इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें नासिका के एक भाग से आपने जल को लिया और दूसरे भाग से जो है उसका निष्कासन किया। इसी प्रकार आप इसे दूसरी नासिका से भी करेंगे, परंतु इसमें जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है, आप इसमें अपने मुंह से सांस लेंगे, नाक से सांस आपने नहीं लेनी है। तो इसमें आपका जो मुंह है वो खुला रहेगा। ये क्रियाएं बिल्कुल एकाग्रचित, शांत मन से, क्योंकि कहा जाता है कि योगा इज द रिकोर्स टू पैसिफाई द माइंड। इसको करने के पश्चात आपने कपालभाति करनी है। कम से कम 50 स्ट्रोक आप कपालभाति के करें, ताकि जो पानी नाक में रह गया है वो आसानी से बाहर आ जाए। तभी कहा जाता है कि बैलेंस इज द एसेंस ऑफ योगा, संतुलम योगस्य प्राणः। बिल्कुल संतुलित होकर के, क्योंकि योगासनों को करते हुए हमें जो है बिल्कुल अपने शरीर, मन और आत्मा को विचलित नहीं करना है। अब आप सूत्र नीति के बारे में जी बताएंगे।
इसको करने की प्रक्रिया भी सेम ही है। पहले हमें स्वर को जांचना है, जो स्वर हमारा सबसे पहले अधिक चल रहा है हमें उसी से ही प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। इसको करते हुए एक विशेष बात का जो आपने ध्यान रखना है कि जब आप सूत्र करें तो जो इसका आगे का पोर्शन जो ये है मॉम का बना होता है, तो आपने जब इसे धोना है करने के बाद तो इसे आप ठंडे पानी से धोएंगे, इसे गर्म पानी से नहीं धोना है। और जो पीछे के आप ये थ्रेड देख रहे हैं इसे आपने गर्म पानी से धो सकते हैं, परंतु आगे का जो पोर्शन है ये आप गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी उससे धोएंगे। एक बात जो यशिका मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि इसके प्रारंभिक भाग में मोम लगा है, तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है जी हमारे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए है ताकि नासिका में बड़ी आसानी से इसका जो है अंतःकरण हो सके। बिल्कुल। ये सेम हम प्रक्रिया दूसरी नासिका से भी करेंगे। लेकिन दर्शकों, इन क्रियाओं के लिए जो योग में एक्सपर्ट है उन्हीं के समक्ष ये क्रियाओं को किया जाए। स्वयं इसका जो है आप इनिशिएटिव ना लें, क्योंकि ऐसी क्रियाएं करते वक्त ये ना हो कि कोई ना कोई, हम इन क्रियाओं को करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और कहीं उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए इन क्रियाओं को एक जो एक्सपर्ट होते हैं योगा के उन्हीं के समक्ष इन क्रियाओं को सीख करके किया जाए। तो यशिका, ये हमने दोनों, जैसा कि आपने कहा कि जल नेति और सूत्र नेति, ये दोनों साइनस और हमारा जो ईएनटी का भाग है उसको बिल्कुल अंतःकरण से साफ करते हैं। जी। अब मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि हमारी अन्य जो विधियां हैं उसके विषय में भी हमने बताया जी। इन नीतियों को करने के लिए योगा, वैसे तो कहते हैं ना कि योग कब होना चाहिए, योग तब होना चाहिए जब जैसे ही हम अपने बिस्तर से उठते हैं उसके बाद हमें जो है मल मूत्र इत्यादि से प्रत्याग करने के पश्चात हमें इन योगा को करना चाहिए। जी। इन नीतियों को करने के लिए कौन सी समय अवधि एक निर्धारित है जिसको हमारा जो भी इसे करेगा व्यक्ति विशेष, उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। जी, आप इन क्रियाओं को सुबह के समय करें, सूर्य उदय होने से पहले करें। उसके पश्चात ये क्रिया होना संभव नहीं है, हो सकती है परंतु कुछ कठिनाई आ सकती है, जैसे पित्त और कफ का हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होना, उस कारणवश तो ये क्रिया सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसे आपने सुबह उठकर ही करना है। जब आप प्रॉपर्ली अपना वॉशरूम जाए, फ्रेश हो जाए, स्टूल प्रॉपर्ली पास करें, उसके बाद ही आपने क्रियाएं करनी है। और क्रिया करते समय आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जिस समय आपको क्रिया करनी है उससे पिछली रात आप अपना जो खाना है, जो डिनर आप कहते हैं जिसे, आप वो रात के 9 बजे तक कर लें और उसके बाद सो जाए। और सुबह उठकर आपको अपना मोबाइल फ़ोन जैसे हम यूज़ करते हैं, आप ऐसा कोई भी इक्विपमेंट आप यूज़ ना करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ ना करें। सुबह उठे, अपना फ्रेश हो और उसके बाद इन क्रियाओं को करें। यशिका जी, जैसा कि आपने कहा कि इन क्रियाओं के करने से पहले हमें जो है बीती रात कौन कौन सी सावधानियों को बरतना है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इन क्रियाओं को कहा जाता है कि जो हमने इसके पश्चात योग करना है, प्राणायाम करना है, बड़े बड़े आसन करने हैं, उसके लिए अपने शरीर को तैयार करने की एक विधि है। जी। तो क्या ये नित्यक्रम में क्रिया नहीं की जा सकती है? देखिए, जिसने योग करना है, जैसे कहते हैं कि हम कहते हैं समाधि तक, या फिर महर्षि घेरन, जैसे आपने घेरन संहिता का जो वर्णन किया है, उन्होंने 7 साधन जो बताए हैं उसमें उन्होंने सबसे पहला ही षटकर्म का वर्णन किया है। शोधनम, दृढ़ता चैव, स्थैर्यम, धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम च विलिप्तम, घटस्य सब साधन। उन्होंने 7 साधन बताए हैं, उसमें सबसे पहला साधन ही षटकर्म है। इसे रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, परंतु इसके लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 2 ऋतुएं मुख्य बताई गई है, शरद और वसंत ऋतु। वसंत और शरद ऋतु में ही इसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो इसे कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तभी इसका कहा जाता है कि योग कर्मसु कौशलम, योग ही जो हमारे कर्मों में कुशलता को लाते हैं। और जब हम घेरन संहिता की बात कर रहे हैं तो उसमें षटकर्म के लिए भी कहा गया है कि षटकर्मणा शोधनम आसनस्य शरीरम च दृढ़तम भवति, कि अपने शरीर को इतना हमें दृढ़ बनाना है ताकि इन क्रियाओं को करने में हमें जो है किसी तरह की मुश्किल ना आए। जी। षटकर्म हमारे अंतर शरीर को जो है शुद्ध करता है,
स्वस्थ करता है, जी ये आपका कहना है। जी जब हम बात करते हैं अन्य नीतियों के बारे में, अब हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके बात कर लेते हैं। जैसे आपने धोती की बात करी, तो उनमें हमारे शरीर की कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं? क्योंकि देखिए, कोई ना कोई जो क्रिया है, कोई हमारी श्वास नली को ठीक करेगा, कोई फूड पाइप को ठीक करेगा, कोई पाचन तंत्र को खराब करेगा, जैसा कि वात पित्त कफ के बारे में मैंने बताया, कहा आपसे भी। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जो है क्रमबद्ध तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए विधियां करना यहाँ पर संभव नहीं है, समय बड़ा निर्धारित है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीति करी, जैसे कि आपको पता है कि ENT जो डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल में बने होते हैं, ये उसके लिए बिल्कुल ठीक है, उसको ट्रीट करता है प्रॉपर्ली। साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कफ रिलेटेड इश्यूज़ है, ये उसको जो कंधे से ऊपर के जितने भी रोग हैं, नीति उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद आती है धोती। धोती अर्थात जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, धोती अर्थात होता ही धोना है। हमारे अंदर का जितना भी कफ पित्त बढ़ चुका है, उसको उसका निष्कासन जो है वो धोती करती है। जैसे इसमें हम मुख्य तौर पर वमन करते हैं, हम दंड धोती करते हैं और हम वस्त्र धोती करते हैं, जिससे हमारा जो है कफ और पित्त बैलेंस रहता है बॉडी में। हमारी आहार नली है उसको प्रॉपरली साफ करता है। और इसके बाद जैसे कि आपने सुना कि धोती के बाद हम करते हैं बस्ती हो गया। बस्ती जैसे कि पहले जब हम पहले का समय देखेंगे, जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है, उस समय जल बस्ती और स्थल बस्ती, 2 बस्ती का वर्णन आता था। देखिए अब वैसी हमारे पास वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, उतना साफ पानी नहीं है, तो जो बस्ती है आज का जो मॉडर्न टाइम है, उसमें जो एनिमा नाम आपने सुना होगा, हॉस्पिटल्स में भी एनिमा सुना होगा, वो बस्ती का ही एक फॉर्म है। वो क्या करता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारा एनएस रीजन जो है हमारा, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, ये उसको क्योर करता है, हमारा जो बस्ती है। उसके बाद आता है हमारा नौली। नौली जो है हमारी जो है प्रमुख 3 प्रकार की बताई गई है। एक हमारी है बाण नौली, एक हमारी दाया नौली और हमारी मध्य नौली जो है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो एब्डोमेन मसल्स होती हैं, हम उसको सबसे पहले अपने बाएं की ओर तथा उसके बाद हम उसको दाएं की तरफ और उसके बाद हम उसको मध्य बीच में लेकर आते हैं। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफ़ी इंप्रूव करता है। हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जिसकी एकदम मंद पड़ जाती है, उसको भी ये डाइजेस्टिव फायर को भी ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है हमारी जो नौली है। और त्राटक और कपालभाति। जी, कपालभाति जैसे कि आपने आज के समय में सुना होगा कि कपालभाति को लोग प्राणायाम समझते हैं, परंतु ये षटकर्म में आती है। इसमें हमारे ऊर्जा, शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार। जी, कपालभाति जो है हमारी जो कपालभाति है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, कपालभाति जो हमारे कपाल जो रंध्र है उसको जो है ये ठीक करती है हमारे। इसमें जो मुख्य तौर पे जो क्रम रहते हैं वो वात क्रम, व्यूत क्रम और शीत क्रम रहते हैं हमारे। तो कपालभाति जो है ये कफ का निष्कासन हमारी शरीर से करती है हमारे। उसके बाद हमारा जो आता है, जो हमारी आखिरी है त्राटक। त्राटक जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो त्राटक है हमारा वो कंसंट्रेशन को काफ़ी इंप्रूव करता है, हमारा फोकस जो है वो काफ़ी इंप्रूव बढ़ाता है। और यशिका देखिए, योग में अगर कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा, एक संतुलन नहीं होगा, मन विचलित होगा, तभी तो देखिए जब महाभारत में का जो युद्ध हुआ था जी, और श्री कृष्ण और उनके अर्जुन के सारथी थे, तो अर्जुन को अपने सभी रिश्तेदार लगे और उनका मन विचलित होने लगा कि मैं किसके ऊपर वार करूं। तो उन्होंने कहा कि असंशयम महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, कि ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो सोचता रहेगा ये मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा मामा, लेकिन नहीं, आप उसकी पिछली पृष्ठभूमि पे जाओ कि इनके कर्म आपके प्रति क्या रहे हैं। इसलिए मन को, इस चंचल मन को जो है वैराग्य के द्वारा जो है संतुलित करके आप जो है अपना कर्म को कीजिए। तो कहने का मतलब है योग एक साधना है, एक कर्म है, एक धर्म है, लेकिन इसको करने के लिए मन हमारा विचलित नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि इन क्रियाओं के करने से पहले हमें सावधानियां, तभी तो कहा गया कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्तासो प्राबोधनस्य, की अल्पाहार, समय पर सोना, इच्छाओं को सीमित रखना, यही तो योग है जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन क्रियाओं के बाद, षटकर्म की हमने क्रियाओं के बारे में यहाँ पर आपने उल्लेख कर दिया है, उसके पश्चात जो योग में आसन आते हैं, मुख्य आसन, इससे पहले मैं एक प्रश्न और आपसे जुड़ता हुआ करूंगा, क्योंकि देखिए आज के समय में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रसित है जी। साधन संपन्न है, लेकिन उसके पश्चात भी शरीर रोगग्रस्त है जी। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और डायबिटिक, ये सभी लोग जो है आजकल पेशेंट है। इस तरह के जो पेशेंट्स है, इस तरह के जो व्यक्ति है, उनको इन क्रियाओं के करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? जी,
जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब इन क्रियाओं को कर रही थी, जैसे कि नेति, तो मैंने पानी जो है, पानी में नमक डाला था। तो जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं उनको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि हो सके तो आप नमक कम यूज़ करें, और हो सके तो आप किसी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही करें इसे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ध्यान देने वाली है, जैसे कि हम धौती करते हैं या बस्ती करते हैं, नौली करते हैं, आपने इसमें किसी इंस्ट्रक्टर की ही गाइडेंस लेनी है जिसको हर्निया या फिर गुल्म जैसे बीमारी होती है किसी को, या पाइल्स की भी प्रॉब्लम है किसी को, तो आप किसी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में करें, या सबसे पहले आप डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, उसके बाद ही आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और इसके बाद जो है, जैसे हम आहार की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमें जो हम क्रियाएं करते हैं उसके बाद जो है हमें जो आहार लेना है, आप चाय का सेवन ना करें, कॉफ़ी का सेवन भी ना करें आप, तो इसके क्रिया के आधे घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं। उसके बाद आप खाना चाहते हैं तो आप दूध का सेवन करिए, घी का सेवन कीजिए, जितना हल्का खाना हो वो खाइए, फ्राइड बिल्कुल ना खाइए। यदि आप फ्राइड आप इंटेक करते हैं तो देखिए अल्सर आप सुनते हैं, अल्सर हो गया, हर्निया हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए आपको खाने का भी उतना ही ध्यान रखना है क्रिया करने के बाद। और जिनको अल्सर, हर्निया पहले से ही प्रॉब्लम्स है, आपने ये योग इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही उन्होंने करना है। जी यशिका, क्योंकि योग देखिए इसमें कोई उम्र दराज की कोई भी जो है पैरामीटर्स जो है मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या इसमें जो है हर आयु वर्ग का व्यक्ति विशेष, हमारे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, क्या सभी इन क्रियाओं को और इन योगों को कर सकता है? देखिए इन क्रियाओं को कोई भी कर सकता है, परंतु यदि आप बाल्यावस्था की बात करेंगे तो जो बच्चा है जब वो 8 या 12 साल से ऊपर ना हो जाए तभी वो इन क्रियाओं का अभ्यास प्रारंभ करे। अदरवाइज इसको कोई भी कर सकता है जो फिट उनकी चंचलता में अपने आप में अभ्यास होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है कि जब 12 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ष, क्योंकि ये क्रिया थोड़ी सी हमारे ऑपोजिट उसमें चलती है। हम देखिए, हमें कभी भी आदत नहीं होती कि हम नाक के अंदर पानी डालें, या तो ये सब थोड़ी सी हमें क्या करना है, हमें थोड़ा फोकस करने की चीज़ें हैं। तो जो बच्चे हैं वो चंचल होते हैं, तो इसीलिए जो 12 साल के बाद आप इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। जी, मैं आपसे एक प्रश्न, आजकल हम देखते हैं कि जो आंखों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जी, हर दूसरे व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है। जी, इन जो आपने नीतियाँ अभी बताई षटकर्म के अंतर्गत, इनमें से कौन सी ऐसी नीति है जिसके अभ्यास से हम जो है अपनी आंखों का उपचार कर सकते हैं? देखिए, जो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको षटकर्म का वर्णन किया, उसमें जो नेति का वर्णन आता है, सबसे प्रमुख जो नेति है, आप नेति का अभ्यास करें, रेगुलर बेसिस पे आप नेति कर सकते हैं। बाकी जो क्रियाएं हैं, जैसे कि आप धौती की बात करें या बस्ती की मैं यहाँ पे बात कहूँ, आप उनका जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं मैं उनकी नहीं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं आप उनकी हफ्ते में 1 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेति को आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, ये आपकी आई प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको बिल्कुल क्योर करता है। और इंसान जब अभ्यस्त हो जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा इसमें हमें कॉन्शियस रहने की बहुत ही आवश्यकता है, और यदि किसी एक्सपर्ट के अंतर्गत किया जाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। षटकर्म के पश्चात, क्योंकि ये हम आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं, उसके पश्चात जो हम अपने शरीर को, जिससे हमारा अंतर शरीर का रक्षण हो सके, वो कौन कौन से आसनों के बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम षटकर्म की यहाँ बात करते हैं, तो षटकर्म से हमारे जो अंदर कफ, पित्त, जो हमारा शरीर हम कहते हैं कि भारी भारी हो रहा है, तो ये क्या करता है, शरीर को हल्का भी कर देता है। जो षटकर्म है, ये क्रियाएं शरीर को हल्का भी करती हैं। इसके बाद जो हमें आज मुख्य तौर पर जो रेगुलर बेसिस पे आसन, अब सारे आसन तो नहीं कर सकते हैं, तो जो आसन आप कर सकते हैं जैसे कि ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, क्योंकि मैक्सिमम को आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स है वो बैक स्टिफनेस होती है, तो आप त्रियक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, अर्ध चक्रासन है, आप भुजंग आसन का अभ्यास रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, उष्ट्र आसन का अभ्यास, उत्कट आसन का अभ्यास आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ये कुछ आसन है जिनका आप रेगुलर बेसिस पे अभ्यास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमें लाभ षटकर्म विधियों से मिलेगा वही हम इन आसनों के माध्यम से भी, यदि मान लीजिए प्रारंभ में षटकर्म विधियाँ करना हमारे लिए दिक्कत होती है, तो इन आसनों का धीरे धीरे अभ्यास करके हम कहीं ना कहीं अपने अंतर शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी, आसन से भी कर सकते हैं। आसन से भी हम जो कंट्रोल किया जा सकता है। जी। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि योग कोई धर्म नहीं, विज्ञान है, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। यशिका, हम कोई भी आसन करें, कोई भी योग के माध्यम से क्रिया को करें, उसके लिए हमारे मन को एकाग्रचित होना तो बहुत ही आवश्यक होता है। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा
देखिए, हम अनुलोम विलोम की बात करते हैं क्योंकि ये आज के समय में बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना कि घर घर में अनुलोम विलोम शब्द आज हर व्यक्ति की जबान पर चढ़ा हुआ है। तो क्या इस तरह की क्रियाओं को करते हुए भी कोई हमें विशेष ध्यान रखने चाहिए? देखिए, योग का जो अभ्यास है, सबसे मुख्य जो ध्यान रखने की बात है वही है कि आप खाली पेट अभ्यास करें, या फिर आपने यदि खाना खाया भी है तो उसके 4 घंटे के बाद इसका अभ्यास करें, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए। बाकी ऐसे कोई मैं कहूँ विशेष रूप से ध्यान ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल शांति वाला वातावरण हो, साफ सुथरा हो, आप वहाँ पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। षटकर्म के पश्चात, क्योंकि देखिए आपने कहा कि प्रारंभिक दौर में से कुछ ही लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें अपने आसनों को तैयार करना है, आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार, तो कोई ऐसे छोटे छोटे आसन या जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाए और हम आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार कर सकें, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप योगा में स्नातकोत्तर हैं, तो हम आपसे चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हम षटकर्म के साथ साथ कुछ अन्य विधियों का भी हमारे दर्शकों तक जो है संक्षिप्त में। जी, जैसे कि देखिए, आप आसन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको मुख्य आसन बताए, आप ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन, ये हमारे शरीर में ऊर्जा लाते हैं। ठीक है, पूरे नाड़ियों को, नसों को जो खींचता है वो ताड़ आसन, तिर्यक ताड़ आसन जैसे मैंने कहा। आप कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, आप आपके कहने का मतलब है जो आपने आसन बताया, यदि इनको किया जाए तो शरीर का जो है हम ऊर्जा भी आएगी और शरीर का रक्षण भी होगा। यशिका, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय पर दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। तो दर्शकों, अंततोगत्वा यही कहा गया है कि रोग मुक्त शरीर की यदि करते हो चाहत तो नियमित योग करने की डालो आदत। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।